नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक इस पाठ को समझेंगे। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसके 2 पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था किसके बारे में, रक्त के बारे में बताया था कि रक्त हमारे शरीर में क्या भूमिका अपनी निर्वाह करता है। और रक्त के विषय में ही हमने आपको बताया था कि इस पाठ में एक छोटी सी दिव्या नाम की लड़की है जिसे खून की कमी हो जाती है और खून की कमी होने पर उसे एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है बच्चों। और सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया था कि वह छोटी सी जो बच्ची है जिसका नाम दिव्या है, उसका बड़ा भाई जो है अनिल, वह उसे अस्पताल ले जाता है। किसके लिए? जांच के लिए ले जाता है, जहां उसकी एक जानकार डॉक्टर दीदी मिलती हैं और डॉक्टर दीदी उस बच्ची की जांच करके बताती हैं कि इस बच्ची को खून की कमी हुई है, यानी कि इसे एनीमिया रोग हुआ है। तो आइए बच्चों आगे देख लेते हैं इस पाठ को। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। देखिए, सफेद कण, यहाँ पर सफेद कण से तात्पर्य है हमारे शरीर में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं। हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में रक्त के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक प्लाज्मा होता है और एक होता है, प्लाज्मा किसे कहते हैं हमने आपको पहले भी बताया था। प्लाज्मा होता है एक ब्लड का, है ना, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका रंग पीला होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि हमारे रक्त का 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा का ही होता है। और दूसरा हमने बताया था कि 3 प्रकार के कण हमारे रक्त में पाए जाते हैं, जिसे हम श्वेत रक्त कण भी बोलते हैं, लाल रक्त कण भी बोलते हैं, और तीसरा होता है डिम्बाणु। ठीक है बच्चों। तो उनमें से ही एक है सफ़ेद कण। उनमें से ही एक सफ़ेद कण के बारे में डॉक्टर दीदी बता रही हैं कि सफ़ेद कण जो होते हैं हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। उनका क्या कार्य होता है अब देख लेते हैं। रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में तो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। देखिए, वे सफ़ेद कणों के बारे में बता रही हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में बता रही हैं। किसको बता रही हैं? अनिल को बता रही हैं कि जो सफ़ेद कण जो होते हैं हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में, उसका कार्य क्या होता है। जो बाहर से रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें वह प्रवेश करने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और रोगाणुओं को भीतर प्रवेश नहीं करने देते। इसीलिए इन्हें हमारे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। अब बात आती है बिम्बाणु की कि बिम्बाणु किसे बोलते हैं। तो अनिल का एक सवाल ये भी था कि डॉक्टर दीदी ये बिम्बाणु क्या होते हैं। तो आइए बच्चों बिम्बाणु के बारे में भी जान लेते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। देखिए, बिम्बाणु का जो काम होता है उसमें उनका कार्य क्या होता है? चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में बिम्बाणुओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। जो हमारे शरीर में जो प्लाज्मा पाया जाता है, रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है, उसमें एक विशेष किस्म की, है ना, क्या होती है? प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन का कार्य क्या होता है? देखिए, रक्तवाहिका, है ना, रक्तवाहिका। रक्तवाहिका किसे बोलते हैं? जो हमारे शरीर में रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, उसे बोलते हैं रक्तवाहिका। तो जब रक्तवाहिका कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती हैं, है ना, ये रक्तवाहिका का कार्य क्या होता है? जो कटी फटी दीवारें होती हैं
शरीर की, है ना, उन पर एक मकड़ी के जाले के समान जाल को बुन देती हैं और जाल को बुनने के बाद बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं। रक्त वाहिका का कार्य क्या होता है? जाला बुनना, और जाला बुनने के बाद बिंबाणु जो होते हैं वो इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है और रक्त का थक्का जम जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। दीदी बोली, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर देखिए वो बता रही हैं कि अगर चोट छोटी हो, कम हो, तो वह अपने आप ही सही हो जाती है। किसकी सहायता से? रक्तवाहिका की सहायता से और बिंबाणुओं की सहायता से। लेकिन अगर रक्त ज़्यादा बह रहा है शरीर में से, घाव ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में देर ना करते हुए रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। देखिए डॉक्टर दीदी उन्हें समझा रही है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो रोगी के घाव का उपचार करने के लिए क्या करने पड़ते हैं? कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। देखिए वे बता रही हैं कि अगर घाव ज़्यादा है तो तुरंत रोगी को जिसे चोट लगी है तो उसे क्या करना चाहिए? उसके घाव पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। कैसे बांध देना चाहिए? कसकर बांध देना चाहिए, जिससे वह रक्त शरीर से बाहर ना निकले। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी उंगली कट जाती है या हाथ कट जाता है तो तुरंत हम क्या करते हैं? तो बैंडेज लगा लेते हैं या फिर किसी कपड़े की सहायता से उस रक्त को बहने से रोकते हैं। तो उसी प्रकार से डॉक्टर दीदी भी बता रही हैं कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए या किसी का रक्त ज़्यादा बहना शुरू हो जाए या किसी के ज़्यादा घाव हो जाए तो वहाँ पर डॉक्टर के पास ले जाने से पूर्व उस व्यक्ति का साफ कपड़ा बांधकर, है ना, रक्त को रोका जा सकता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। देखिए वे बता रही हैं कि उस व्यक्ति के लिए वो क्या होगा? लाभप्रद सिद्ध होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हमारे शरीर में रक्त कम हो जाता है तब जो खतरे की स्थिति है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में से रक्त कम निकला है तो उसका उपचार भी अच्छे से किया जा सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग गई है, ज़्यादा घाव है और उसका रक्त बह गया है, ज़्यादा ही निकल चुका है शरीर में से, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा। किसको कहा? अनिल को कहा। वह अनिल को ही तो समझा रही हैं। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून कम हो सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। वे ये समझा रही हैं, अनिल पूछ रहा है कि दीदी क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून कम हो सकता है? यानी कि अगर किसी को चोट लग जाती है ना, तो क्या ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का खून कम हो सकता है शरीर में? तो दीदी बोलती हैं और अनिल को समझा रही हैं कि देखो अनिल, सभी का रक्त जो है वो एक समान नहीं होता। रक्त के जो है वो 4 मुख्य भाग होते हैं, वर्ग होते हैं, जिन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। देखिए वे बता रही हैं कि रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, वो तो आप जानते ही हैं ना, है ना। और उसी
समूह के अनुसार जो है, जो भी उसका ब्लड ग्रुप होता है उसी के अकॉर्डिंग उसे ब्लड चढ़ाया जाता है, यानी कि रक्त चढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं। ऐसी आपात स्थिति में, है ना, आपात स्थिति यानी कि अचानक आ जाने वाली, उत्पन्न हो जाने वाली समस्या। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। देखिए वे समझा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग गई है, उसके शरीर में से ज़्यादा रक्त बह गया है, तो ऐसी स्थिति में उसको रक्त चढ़ाया जाता है। और वह ये भी बता रही हैं कि रक्त के 4 मुख्य भाग होते हैं, 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। उसी के अनुसार व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है। और हर अस्पताल में ब्लड बैंक भी बनाए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के रक्तों को रखा गया है, यानी कि रक्त को रखा गया है, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्त दान करते रहें। किसने कहा? दीदी ने कहा। दीदी अनिल को समझा रही हैं कि अगर किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ब्लड बैंक होना चाहिए, जो सभी अस्पतालों में लगभग पाया भी जाता है। लेकिन इसे रक्त को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें समय समय पर रक्तदान करते हुए रहना चाहिए। जब रक्तदान करेंगे तभी तो बैंकों में रक्त की सुविधा व्यक्ति को उपलब्ध होगी। तो वह यह अनिल को समझा रही हैं। अब देखिए अनिल क्या पूछ रहा है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। किससे पूछा? डॉक्टर दीदी से पूछा। डॉक्टर दीदी क्या जवाब दे रही हैं? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही, है ना, क्या कर सकते हैं? रक्तदान कर सकते हैं, यानी कि ब्लड दे सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर, देखिए यहाँ पर 300 मिलीलीटर आया है। 300 मिलीलीटर में आपको बता दूं, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? 300 मिलीलीटर की। तो एक यूनिट में, एक ब्लड यूनिट में कितने मिलीलीटर होते हैं? 450। कितने होते हैं? 450 मिलीलीटर होते हैं। तो लगभग यहाँ पर एक यूनिट की बात हो रही है, रक्त ही लिया जाता है। तो वे बता रही हैं कि एक जो व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति से एक समय में, है ना, 1 यूनिट खून ही लिया जा सकता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी कि इसका कोई आधार ही नहीं है, ये निराधार है ना। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि अगर हम किसी को रक्तदान कर देंगे तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो ये बातें जो हैं ये व्यर्थ की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। देखिए यहाँ पर 5 लीटर आया बच्चों, है ना, 5 लीटर, लगभग 5 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। किसको समझा रही है वे? अनिल को समझा रही हैं कि हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून पाया जाता है, जिसमें से अगर हम थोड़ा सा रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देते हैं तो इससे हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान क्या करूँगा। देखिए यहाँ पर नियमित आया है, यानी कि मैं भी क्रम अनुसार
है ना, नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा बड़े होने पर। ये किसने कहा? अनिल ने कहा। शाबाश, है ना, देखिए शाबाश, यानी कि वह उसके पीठ पर हाथ लगाते हुए उसे शाबाशी दे रही हैं कि डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। डॉक्टर दीदी उसे क्या दे रही हैं? उसकी बात सुनकर शाबाशी दे रही हैं, है ना, पीठ ठोक रही हैं उसकी, है ना। पीठ ठोकने का ही मतलब होता है यानी कि कमर पर हाथ लगाते हुए शाबाशी देना, उसकी प्रशंसा करना। तो वह क्या कर रही हैं? उसकी प्रशंसा कर रही हैं कि तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है, ठीक है, और ऐसे कार्य एक व्यक्ति को करने भी चाहिए। देखिए बच्चों, यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों की ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद भी आपको कम से कम इस पाठ की 2 बार अच्छी से रीडिंग करनी है, ताकि आप इसकी जो कठिन शब्द हैं वो अच्छे से पढ़ना सीख जाएं। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स हम आपको विद्यालय द्वारा उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।